चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 11th क्लास का ट्रायल बैलेंस, या फिर इसे हम तलपट या परीक्षा सूची भी कहते हैं। ट्रायल बैलेंस, ठीक है, या फिर हिंदी में इसे क्या कहते हैं, परीक्षा सूची, या फिर एक और नाम है इसका तलपट। अच्छा, अब इससे जो है स्टार्ट हम कर ही रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम थोड़ी काफ़ी दूरी तय कर चुके हैं अब तक। तो पहले आप ये देखें कि अब तक हम क्या पढ़ रहे थे या कहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है, पुस्तक पालन और लेखाकरण। और बुक कीपिंग कहाँ तक रहती है, आपकी जर्नल एंट्री से लेकर ट्रायल बैलेंस, ये जो भी बन रहा है ट्रायल बैलेंस तक ये बुक कीपिंग कहलाती है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये कहलाती है अकाउंटेंसी। तो आपको एक लाइन बताई थी कि वेयर बुक कीपिंग एंड्स देन अकाउंटेंसी स्टार्ट्स, जहाँ पर बुक कीपिंग पुस्तपालन या बही खाता समाप्त होता है, वहाँ पर लेखाकर्म अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है। एंड वेयर अकाउंटेंसी एंड्स देन ऑडिटिंग स्टार्ट्स, जहाँ पर अकाउंटेंसी लेखाकर्म समाप्त होता है, वहाँ पर ऑडिटिंग या फिर अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है। क्लियर है ये? अच्छा, ये जो हम अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, इस सिस्टम का क्या नाम है, तो द्विप्रविष्टि प्रणाली या दोहरा लेखा प्रणाली कब स्टार्ट की गई थी, तो 1494 में, सन 1494 में इटली द कंट्री के वेनिस सिटी में एक थे मिस्टर लूका पेसियोली। बेसिकली ही वॉज मैथमेटिशियन, ठीक है। ही रोट अ बुक नेमिंग सुम्मा डी, नंबर चौड़ा सा है, सुम्मा डी अर्थमेटिका जामेट्रिया प्रपोर्शन एट प्रपोर्शनलिटी। दिस वॉज द कंप्लीट नेम ऑफ द बुक, ठीक है। इस बुक के एक पार्ट में उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को एक्सप्लेन किया। उस पार्ट का क्या नाम था, तो पार्ट का नाम था डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्ट्राइज। पूरी बुक का क्या नाम है, सुम्मा डी अर्थमेटिका जामेट्रिया प्रपोर्शन एट प्रपोर्शनलिटी। और जिसमें डबल एंट्री सिस्टम का एक्सप्लेन किया है, उस पार्ट का क्या नाम है, डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्ट्राइज। क्लियर है ये? अच्छा, उन्होंने फिर बताया कि अकाउंट्स देयर वी हैव टू साइड्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। काइंड्स ऑफ अकाउंट्स वी हैव, फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, द सेकंड वन एंड द थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। फिर उसके अपने रूल्स थे जो आपको फिलहाल हो चुके होंगे मैं समझता हूँ, क्योंकि इतनी सारी जर्नल एंट्री जो कर रखी है हमने। और फिर उसके बाद में जर्नल एंट्री करते हैं ट्रांजेक्शन्स, हालांकि एक रफ बुक या मेमोरेंडम बुक में भी स्मारक पुस्तिका में भी लिख लिया जाता है, या स्मरण पुस्तिका में भी। लेकिन शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, जर्नल से। जर्नल में हम टेक्निकली देखा जाए तो जर्नल में एंट्री से शुरुआत होती है। फिर उसके बाद में जर्नल में एंट्री हो गई, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम लेज़र में पोस्टिंग करते हैं, ठीक। लेज़र में पोस्टिंग करने के बाद में हम बनाते हैं, कैश बुक भी बनती हैं, तो कैश बुक भी बताइए आपको। फिर सब्सिडियरी बुक्स भी बनती हैं, सहायक बही हैं, जैसे परचेज सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, इस तरह की बुक्स भी बनती हैं। जर्नल प्रॉपर भी बनता है, ठीक। फिर उसके बाद आप बनाएंगे ट्रायल बैलेंस तलपट। क्लियर है ये? तो ये मेथड कौन सी हम पढ़ रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम। हर समझ में? अच्छा, डबल एंट्री सिस्टम ये किसके नाम से जाना जाता है, तो बेसिकली जो है 1494 में लूका पेसियोली ने बनाया था। और डेवलप कहाँ पर हुआ है, ये आगे जाके डेवलप हुआ है इंग्लैंड में, लेकिन जाना किसके नाम से जाना जाता है, लूका पेसियोली। ये आप इसको ठीक इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कहा जाए कि हु वॉज द फर्स्ट टू रीच द माउंट एवरेस्ट, मतलब माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कौन पहुंचा।
ये हमारे जनरल स्टडी का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वैसे जवाब क्या है इसका कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन पहुंचा, तो माउंट एवरेस्ट पे 1953 में, ठीक है, 1953 में दो व्यक्ति एक साथ पहुंचे थे, इसलिए जॉइंटली संयुक्त रूप से उनका नाम लिया जाता है। तो न्यूजीलैंड के थे मिस्टर, या सर भी कहते हैं, सर एडमंड हिलेरी, ठीक है। और उसके बाद में नेपाल के जो थे वो थे तेंजिंग नार्गे। ये दो व्यक्ति थे, ये साथ मिलकर माउंट एवरेस्ट पर गए। अच्छा, अब एडमंड, चलिए तेंजिंग नार्गे तो नेपाल के थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी क्योंकि नेपाल और चाइना की बॉर्डर पे है माउंट एवरेस्ट। अब तेंजिंग नार्गे के अलावा जो एडमंड हिलेरी हैं वो न्यूजीलैंड से नेपाल तक आए, ठीक है। यदि बाय प्लेन भी आएंगे तो मैं समझता हूँ शायद 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है बाय एयर, ठीक है। तो 12,000 किलोमीटर चलकर बाय प्लेन 12,000 किलोमीटर चलकर ये नेपाल आ रहे हैं। तो क्यों, क्या उन्हें अपने न्यूजीलैंड में कोई ऐसी पहाड़ी नहीं मिली जहाँ पे वो चढ़ सकते थे? तो वही इसका रीज़न ये है कि माउंट एवरेस्ट जो है वर्ल्ड की हाईएस्ट जो है हाइट में, ऊंचाई पे सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ी है। इसलिए लोग जो है इस पर यदि मान लीजिए फतह हासिल कर लेते हैं तो बनी सी बात है, जनरल नॉलेज की, जनरल स्टडी के क्वेश्चन में उनका नाम तो आ ही जाता है। तो 1953 में ये दोनों मिलकर जो है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे ये दोनों मिलकर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, माउंट एवरेस्ट पर पहुँचे, माउंट एवरेस्ट पर फतेह प्राप्त की, ठीक है। अब इनके, तो इसलिए इनका नाम है क्योंकि दे वर द फर्स्ट। अब इनके आने के बाद या कुछ दिनों के बाद में माउंट एवरेस्ट पर दूसरा व्यक्ति कौन गया, या फिर तीसरा कौन गया, चौथा कौन गया, या फिर आज सुबह उतर के कौन चला आ रहा है माउंट एवरेस्ट से। So these kinds of informations are of no use to us. I would say inventions are to be known by the first inventor. यदि आप अपवाद स्वरूप स्थितियों को छोड़ दें तो कोई भी आविष्कार उनके प्रथम आविष्कारकर्ता के नाम से ही जाना जाता है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप देखें कि जो लुका पेसियोली थे इन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम क्या, उसके बाद कितने लोगों ने वर्क किया तो वो उनका नाम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने ही बताया था 1494 में बुक लिखी, बुक का नाम था सुमा डी अरिथमेटिका जामेट्रिया प्रपोर्शन एट प्रपोर्शनलिटी। इज इट क्लियर? और बुक का उस पार्ट का क्या नाम था जिसमें डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया गया है? डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरस। इज इट क्लियर? चलिए अब इस तरह से आप सीक्वेंस में चले। सबसे पहले जर्नल में एंट्री कर ली, लेज़र में पोस्टिंग कर ली, कैश बुक बना ली, सब्सिडरी बुक बना ली, और उसके बाद हम आ रहे हैं ट्रायल बैलेंस पर यानी तलपट पर। क्लियर ये? अब ये ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता, क्या ज़रूरत है? भाई जर्नल में तो एंट्री हो गई, लेज़र में पोस्टिंग हो गई, सब्सिडरी बुक्स कैश बुक बन गई, तो फिर ये क्यों बनाया जाता है? वैसे जनरली जो है ये वर्ष के अंतिम दिन, वित्तीय वर्ष, ठीक है, इट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड एट द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वर्ष के अंत में बनाया जाता है। और एक ये स्टेटमेंट फॉर्म में होता है, ठीक है, कोई अलग से बहुत बड़ा अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट एक पेज पर जो है बना दिया जाता है। सारे अकाउंट के जनरली बैलेंस मेथड से बनाया जाता है, सारे अकाउंट्स के बैलेंस, ठीक है। अच्छा, और क्यों बनाया जा रहा है? तो वो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि ये पता करने के लिए कि अभी तक, नाम है ना इसका हिंदी में देखिए लिखा परीक्षा सूची, ठीक है, मतलब ये एक तरह का परीक्षण किया जा रहा है कि अब तक जो जर्नल में एंट्री, लेज़र में पोस्टिंग और इस तरह से हर ट्रांजेक्शन्स को लिखा गया है वो सब कुछ सही है या नहीं, ठीक है, मतलब कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है। हालांकि आपको बताएंगे कि ट्रायल बैलेंस जो है कह सकते हैं कि
इस बात के लिए अथेंटिक नहीं है कि इसमें जो आ गया बैलेंस टोटल इक्वल हो गया तो सब कुछ सही है। थोड़ी बहुत ऐसी मिस्टेक होती हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देती हैं, तो उससे पता ही नहीं चलता कि आपने अकाउंट्स में कोई मिस्टेक की है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये मानकर चलिए कि ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल आना मतलब ये कि आपने सब कुछ ना तो बहुत कुछ तो सही किया ही है। इज इट क्लियर? चलिए अब यहाँ पर ट्रायल बैलेंस जो है बनाया कैसे जाता है, तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। अच्छा, फॉर्मेट से पहले आप थोड़ी सी इसकी मेथड समझे कि मेथड कौन सी होती है। तो फर्स्ट वन इज टोटल मेथड, ठीक है, या फिर इसको कहते हैं योग विधि। अब ये टोटल मेथड क्या कहती है, तो इसको थोड़ा सा आप जो है बाय एग्जांपल इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारा लेजर है कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट के ये डेबिट का टोटल किया, बहुत सारे आइटम थे। ये कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये पूरी रिसिप्ट थी, ये पूरे पेमेंट थे। मान लीजिए इधर का टोटल आ रहा है 60,000, क्लियर है ये। और यहाँ के पेमेंट तक का अब तक का टोटल आ रहा है सपोज 48,000, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस कितना बच रहा है 12,000। अब देखिए यदि टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाया जाए तो यहाँ पर डेबिट में लिख दिया जाएगा आपका क्या 60,000 और क्रेडिट 60 है ये ना, इस तरह से आप देख लें कि डेबिट में कितना लिख दिया जाएगा 60,000 और क्रेडिट में लिख दिया जाएगा 48,000। ये टोटल मेथड से, जब यदि ट्रायल बैलेंस आप बना रहे किससे, टोटल मेथड से। और यदि बैलेंस मेथड की बात की जाए तो बैलेंस टोटल करने के लिए यहाँ पर कितना और चाहिए था आपको 12,000। अच्छा, ये आपका डेबिट साइड है, ये क्रेडिट है। तो यहाँ डोमिनेंट कौन है, ज़्यादा असर किसका, प्रबल कौन है, डेबिट कितने रुपए से है 12,000 से। तो यदि आप इससे बैलेंस मेथड से बना रहे हैं तो ना ये लिखें 60, ना लिखें आप 48, क्योंकि डेबिट का टोटल ज़्यादा था, इसलिए डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस में आप लिख दीजिए 12,000। आरा समझ में, एक बार फिर समझे। हाँ, टोटल मेथड में डेबिट का टोटल 60 है मान लीजिए कैश अकाउंट का, क्रेडिट के आइटम जो पेमेंट आप कर रहे हैं उसका टोटल जो है मान लीजिए 48,000, क्लियर है ये। तो यहाँ पर आप टोटल मेथड में जब ट्रायल बैलेंस बन रहा हो तो 60,000 डेबिट में लिख दीजिए और क्रेडिट में 48,000 लिख दीजिए। लेकिन यदि आप बैलेंस मेथड से बना रहे हैं तो ना आप डेबिट में ट्रायल बैलेंस के डेबिट में ना 60 लिखिए, ना क्रेडिट में आप 48 लिखिए, चूँकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था तो डेबिट में आप 12,000 लिख दीजिए। आरा सुन में, ठीक है। जनरली जो ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं वो बैलेंस मेथड से ही बनाए जाते हैं। तो ये तो हो गई, फर्स्ट हो गई आपकी टोटल मेथड, फिर सेकंड मेथड क्या हो गई आपकी बैलेंस मेथड। हालांकि तीसरी भी है कि दोनों का आप पहले 2 कॉलम में आप टोटल मेथड से बना दीजिए, नेक्स्ट 2 कॉलम में आप जो है बैलेंस मेथड से। तो आप कह सकते हैं कि ये मेथड नहीं पागलपन, ठीक है, कि आप बेहतर है कि किसी एक मेथड से बनाएं। एक और चौथी मेथड में है कि ऐसे अकाउंट जो सेल्फ बैलेंस्ड हैं उनको आप क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें, अलग कर दें और बाकी को टोटल मेथड से बना दें, क्लियर है ये। लेकिन बेहतर है कि जनरली जो यूज़ होती है जिसे हम ऑथेंटिक मेथड भी मानते हैं वो है आपकी बैलेंस मेथड या शेष पद्धति भी कहते हैं। आ रहा समझ में। अब ये शेष पद्धति में पहले तो आप रूल समझें कि क्या है ट्रायल बैलेंस में। बैलेंस मेथड में क्या कौन से आइटम कहाँ जाएंगे, डेबिट में या क्रेडिट में। तो अब आप देखें जितनी भी आपकी एसेट्स हैं, ठीक है, या फिर एक्सपेंसेस हैं या फिर लॉसेस हैं, ये सब जाएंगे आपके डेबिट साइड। इन सब का क्या होता है डेबिट बैलेंस, क्लियर है ये। तो ऑल एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस विल बी इन डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, क्लियर है ये। जितनी भी संपत्तियां हैं, व्यय हैं, हानियां हैं, इन सबको आप डेबिट पे लिखेंगे या उनका बैलेंस डेबिट साइड ही जाएगा। जैसे एसेट्स में आपकी मान लीजिए प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है,
तो ये सब के सब कहाँ जाएंगे, डेबिट में। एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस में जैसे मान लीजिए रेंट दिया है आपने, या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, सैलरीज है, वेजेस है। लॉसेस हैं किसी तरह के, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स हैं, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉसेस हैं। तो ये सब क्या जाएंगे, आप डेबिट साइड ले जाएंगे। और जितनी भी आपकी लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है, या दायित्व हैं, या फिर क्या हैं, इनकम्स हैं, आय, या फिर जितने भी प्रॉफिट्स हैं, ये सब के सब कहाँ ले जाओगे आप, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में, किसे क्रेडिट में ले जाना है, दायित्व को, आय, इनकम को, और लाभ यानी प्रॉफिट्स को ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आप ले जाइए। बस ये दो लाइनें, अभी एंड अभी शुरुआत हुई है कि ये दो लाइनें आपने अच्छी तरह से याद रख ली तो ट्रायल बैलेंस आपका टोटल इक्वल आएगा ही आएगा। क्लियर है ये? एक बार फिर समझिए कि एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इन्हें कहाँ ले जाना है, डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट है, जो स्टेटमेंट फॉर्मेट है, उसको उसके डेबिट साइड में आपको फिट कर देना अमाउंट को। चलिए, किसको, एसेट्स को, एक्सपेंसेस को और लॉसेस को। फिर क्रेडिट में आप क्या ले जाएंगे, लायबिलिटीज़ को, इनकम्स को और प्रॉफिट्स। ये जितने तीनों तरह के कोई से भी आइटम हुए, इनके बैलेंस अमाउंट को जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, कहाँ पर फिट करना है आपको, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। चलिए, मैं समझता हूँ कि अब तो आपको समझ में आ गया होगा। बस पहले आप फॉर्मेट देखिए, है ना, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि ये सब डेबिट और क्रेडिट में तो जाने हैं, लेकिन वो फॉर्मेट कौन सा है जिसमें इन्हें ले जाना है। तो फॉर्मेट जो है इतना भी खतरनाक नहीं है कि इसे आप ना समझ सकें। वही है जो पहले आप लिखते आए हैं। आप देख लीजिए, एक तो ये डेट का कॉलम नहीं रहेगा इसमें। क्यों? क्योंकि ये वर्ष के अंतिम दिन, एट द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इट इज़ टू बी प्रिपेयर। ठीक है, वर्ष के अंतिम दिन बनाया जा रहा है। चलिए, फिर उसके बाद में कॉलम्स, अच्छा बैलेंसेस कहाँ से हम निकाल रहे हैं, तो बैलेंस निकाल रहे हैं लेज़र में से, जर्नल से नहीं। जर्नल में तो हम एंट्री कर चुके हैं। चलिए, तो अब आप पहले समझें इसको कि किस तरह से बैलेंसेस आप निकाल सकते हैं। ठीक, पहले देखिए, यहाँ पे तो आपने क्या लिख दिया, मेसर्स। मेसर्स जो व्यापारी है उसका नाम। फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ट्रायल बैलेंस तलपट। फिर लिखेंगे यहाँ पे एज ऑन। ठीक है, सो एज ऑन किस दिन, वर्ष के अंतिम दिन। सो इट मे बी 31st ऑफ दिसंबर ऑफ पर्टिकुलर ईयर, इट मे बी 31st ऑफ मार्च ऑफ पर्टिकुलर ईयर। तो ये हो सकता है। फिर उसके बाद अंदर के आइटम देखिए, तो ये आपका आ गया सीरियल नंबर, है ना, या क्रमांक, कि किस सीक्वेंस में 1 2 3 4 यही सब है। हाँ, फिर उसके बाद में इसे आप लिख सकते हैं दो तरह से, पर्टिकुलर्स भी कह सकते हैं या फिर लेज़र अकाउंट्स भी बोल सकते हैं। तो लेज़र का नाम आप लिखते हैं लेज़र, ठीक है, या फिर आप पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं। फिर लेज़र से लिए जा रहे तो लेज़र फोलियो, ये आपका डेबिट है और ये क्रेडिट है। और आप चाहें तो वही रुपीज़ का साइन बना लें, क्योंकि ये रुपीज़ में आएगा। ठीक है, ये वही है रुपीज़, वो जो आपके डी उदय कुमार साहब ने जो बनाया था, 2.5 लाख रुपए मिलते बताया था ना आपको। चलो, अब उसके बाद में यहाँ पे नंबर एक, अब देखिए इसको समझिए कि किस तरह से। अभी मैं टिक कर रहा हूँ, आपको ये टिक से ही समझना है कि डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में। आप देखिए, सबसे पहले आपका ये है कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट का या तो सेल्फ बैलेंस्ड होगा या फिर डेबिट बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि कैश में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ नहीं होती। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सिर्फ बैंक देता है आपको। क्लियर है ये? तो कैश अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ नहीं होगी। तो अब यहाँ पे कौन सा बैलेंस होगा इसका, डेबिट बैलेंस। तो आप इसे याद रखने के लिए डेबिट में टिक करें। यहाँ आपको टिक करना है
ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहाँ टिक नहीं करना, फिर टोटल किसका करोगे, तो वहाँ पर आपको अमाउंट फिट करना है। कौन सा, जैसा अभी आपको बताए थे ना कि 60,000 डेबिट में था, क्रेडिट में 48,000 था, तो जो डिफरेंस आया आपका 12,000 वो डेबिट में लिखना है। अच्छा, और डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि वो डेबिट का ज़्यादा था, डेबिट का 60,000 था, क्रेडिट का 48 था, 12,000 डिफरेंस आ रहा था। चूँकि डेबिट साइड जो है ज़्यादा था, डेबिट डोमिनेंट था, इसलिए हम ये डेबिट में लिखेंगे। आ रहा समझ में। चलिए, कैश हो गया आपका। सेकंड वन इज सपोज भी है कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पूंजी लेखा। अब कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। जर्नल में हम पहली एंट्री करते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, रोकड़ लेखा डेबिट पूंजी लेखा से। तो कैपिटल को क्या किया, क्रेडिट, इसलिए जो है कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ही होता है। सिंगल एंट्री आप लेजर पोस्टिंग करते हैं, डेबिट खाली डला रहता तो टू क्रेडिट बैलेंस सीडी लिखते हैं ना। चलिए, तो कैपिटल का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट, तो क्रेडिट में आप टिक कर दीजिए। हर समझ में। चलिए, सपोज थर्ड वन इज वी हैव परचेजेस अकाउंट, ठीक, परचेजेस अकाउंट या क्रय लेखा। अब परचेजेस ऑफ गुड्स आपने परचेज की, तो क्या एंट्री होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेज को हम क्या करते हैं, डेबिट। वो एक्सेप्शनल केसेस छोड़ दिए जाए तो बात अलग है उनकी, कि वो जब परचेज ऑफ गुड्स का आपने ड्राइंग्स कर लिया, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, तो या फिर इस पर किसी प्रकार का चैरिटी में दे दिया आपने गुड्स को, तो उस समय क्रेडिट करते हैं। जनरली आप देखें परचेज को हम डेबिट ही करते, क्योंकि गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स आ रहा है, कम्स इन डेबिट होता है अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट्स। तो परचेज को हम क्या कर देंगे, डेबिट। आ रहा समझ में। चलिए, फोर्थ वन इज सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स में क्या हो रहा है, गुड्स जा रहा है। आप ये मत सोचिए कि एक डेबिट दूसरा क्रेडिट तीसरा डेबिट, तो ऐसे ही होना, ऐसा रूल्स नहीं है। आपके अकॉर्डिंग टू जो अकाउंट्स है उस पर है। आप देख पा रहे हैं कि जितनी भी एसेट्स, चलिए मान लीजिए, अच्छा इनके रिटर्न्स हुए, पहले तो रिटर्न्स लिख लें हम। मान लीजिए आपके पास में नेक्स्ट अकाउंट है परचेज रिटर्न्स अकाउंट, ठीक है। परचेज रिटर्न्स को और क्या बोलते हैं, रिटर्न्स आउटवर्ड। क्यों, क्योंकि यह आपके वार्ड के बाहर जा रहा है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, वापसी। अब बाहर जा रहा है तो जाने पर क्या करते हैं हम इसे, क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। फिर नेक्स्ट, मान लीजिए नेक्स्ट वन इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न्स को क्या बोलते हैं, और रिटर्न्स इनवर्ड। तो इसमें क्या होता है, गुड्स हमारे बिजनेस में वापस आ रहा है, तो आने पर आप क्या करेंगे, डेबिट। आ रहा समझ में। तो इस तरह से आप देखेंगे, अभी ओवर नहीं हुआ, अभी आपको बहुत सारे आइटम्स बता देते हैं आपकी बुक से। तो इस तरह से आपको ये रूल्स याद रखने हैं कि किसको आप डेबिट करेंगे और किसे आप क्रेडिट करेंगे। चलिए, तो अब आप ध्यान से ये लिस्ट समझिए, सुनिए कि किसे डेबिट और किसे आप क्रेडिट करेंगे। चलिए, ये आपके एक्सरसाइज के जो सम्स हैं उनको आपको एक बार रीड कर देते हैं, फिर एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए, और सक्सेना सर की बुक का ये है आपका, जैसे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का क्या बैलेंस होगा, कैश इन हैंड मतलब कैश ही है वो, ठीक है। तो बैलेंस क्या होगा आपका, डेबिट, तो डेबिट साइड चला जाएगा। कैपिटल क्रेडिट बताया आपको। सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, व्यय है, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट। तो आप सैलरी है उसका अमाउंट कहाँ जाएगा, डेबिट साइड आप लिखेंगे। फिर द नेक्स्ट वन इज बिल्स पेबल लायबिलिटी है। क्लियर है ये, क्योंकि हमें पेमेंट करना होता है। तो लायबिलिटी का कौन सा आपको रूल भी बताया, लायबिलिटी में क्या करना है आपको, क्रेडिट। तो इस तरह से लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा, बिल्स पेबल क्रेडिट में जाएगा उसका अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक है ये आपका, है ना, तो ये डेबिट ही होगा। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जनरली ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद किया जाता है। तो ये यदि आप पहले क्लोजिंग स्टॉक आइटम दिया हुआ है तो पहले आप इससे अदर आइटम जितने भी सबको फिट करके देख लीजिए, और यदि मान लीजिए टोटल नहीं आ रहा तो क्लोजिंग स्टॉक आप जो है वो डेबिट में लिख लीजिए। क्लियर है ये।
अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा आइटम हुआ कि वो उसको लिखा और बाकी सब एकदम सब एडजस्ट हो, सब टोटल एकदम बराबर आ, कोई मैजिक क्रिएट नहीं होगा, बाकी सब भी अपनी जगह सही होने चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक यदि मान लीजिए डेबिट में कम पड़ रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट ही होता है बिकॉज ऑफ एसेट्स ना। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा आपका डेबिट में। और यदि मान लीजिए आप क्लोजिंग स्टॉक लिखने से पहले, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को बाद में लिखा जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक लिखने से पहले सब अपनी जगह फिट हो गए और टोटल भी इक्वल आ गया, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे, जैसे हम एडजस्टमेंट की रोज कहते हैं, वहाँ पर एडजस्टमेंट में नीचे लिखा जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट रुपीज़ इतना। और जनरली क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, उस पर वैल्यूशन किया जाता है। क्लियर है ये। तो क्लोजिंग स्टॉक कोई मैजिकल आइटम नहीं है कि उसको ऐसा बाकी सबका टोटल मिल नहीं रहा, उसको रखा डेबिट में और सब एकदम सब सही हो गया। क्लोजिंग स्टॉक को आप लास्ट में लिखेंगे, पहले टोटल करके देख लेंगे, टोटल आ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ एक बार आप क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट में लिखेंगे, फिर एक बार टोटल करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली टोटल आ ही जाएगा। और यदि फिर भी नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से आप चेक करिए कि कहीं ना कहीं किसी आइटम को आपने गलत दिशा में रख दिया है, मतलब करना चाहिए था क्रेडिट, आपने कर दिया होगा डेबिट, या डेबिट लिखना चाहिए था तो क्रेडिट में लिख दिया। क्लियर है ये। चलिए, तो इस तरह से और हैं भी। हाँ, फिर उसके बाद में है नेक्स्ट आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लेनदार कहाँ जाएंगे क्रेडिट में, डेप्टर्स देनदार ये डेबिट में जाएंगे। डेप्टर्स को बुक डेप्ट्स या पुस्त ऋण भी कहते हैं। बुक डेप्ट और बैड डेप्ट्स में डिफरेंस है। बुक डेप्ट्स क्या हैं आपके, डेप्टर्स या देनदार, और बैड डेप्ट्स क्या है, अशुद्ध ऋण, जो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, मतलब जो देनदार पैसे नहीं दे रहे हैं वो बैड डेप्ट्स कहलाते हैं। क्लियर है ये, आगे हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट में। फिर है बैड डेट्स रिजर्व है। बैड डेट्स रिजर्व जो है क्रेडिट का आइटम, ठीक है, एक प्रकार का आपने जो एक्सेस बैड डेट्स रिजर्व बना लिया होता है, वो आपका चूँकि प्रॉफिट की तरह है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो इसे इस बैड डेट्स रिजर्व को कहाँ लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखना ज़्यादा ठीक होता है। एक मेथड ये भी है कि आप डेबिट में माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन वो माइनस करना कभी कभी ख़तरनाक भी हो जाता है। कैसे होता है, जब हम उसके सम्स करेंगे तब आपको बताएंगे। अभी तो आप इतना याद रखें कि बैड डेट्स रिजर्व आपका क्रेडिट का आइटम है, ठीक है। फिर बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, डेबिट में आएगा। कमीशन रिसीव्ड हुआ है, इनकम है, कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। अच्छा, कमीशन, डिस्काउंट, रेंट, इनके ब्रैकेट में क्रेडिट या फिर रिसीव्ड लिखा हुआ है तो क्रेडिट में ही आएंगे, या फिर पेड, अलाउड या डेबिट लिखा हुआ है तो डेबिट में ही जाएंगे। कौन से आइटम है, कमीशन है, रेंट है और डिस्काउंट है। चलिए द नेक्स्ट वर्ड, वेजेस, मजदूरी, डेबिट में जाएगी बिकॉज मजदूरी क्या है, एक्सपेंसेस है। परचेज बताया आपको किस तरह से, सेल्स है, परचेज रिटर्न, ठीक है। चलिए और देखिए ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है, वो आइटम हम रिपीट नहीं कर रहे हैं जो हो चुके हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस हैं, कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड ही जाएंगे। डिस्काउंट अलाउड किया आपने, एक्सपेंसेस है डेबिट में, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। परचेज, सेल्स, कैश, बिल्डिंग कहाँ जाएगी आपकी, डेबिट में बिकॉज ऑफ एसेट्स है, डेटर्स डेबिट में, और मतलब बिल्डिंग डेबिट में जाएगी बिकॉज ऑफ एसेट्स। डेप्टर्स कहाँ जाएंगे, ये भी डेबिट में। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में चले जाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लाइबिलिटी है, कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में। बिल्स पेबल हो गया, परचेज, रिटर्न, सेल्स। मशीन एसेट्स है, कहाँ जाएगी, डेबिट में। मतलब ये इनमें आइटम जो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बैंक बैलेंस जनरली आपका डेबिट है तो डेबिट में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के व्यय क्या है, एक्सपेंसेस हैं, कहाँ जाएंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। आ रहा समझ में। फिर उसके बाद में सैलरी, फर्नीचर, ये सब हो गया। कैपिटल, क्रेडिटर्स। अच्छा हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत, ये इंपॉर्टेंट है आपका, हाँ, इस पर अलग से फार्मूला भी बता देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ लिए, टोटल, इट मीन्स टोटल कॉस्ट, कहाँ जाएगी, डेबिट में जाएगी।
लेकिन अपने साथ में ये फार्मूले वाइज देखेंगे कि जब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दिया आपने तो कुछ आइटम्स को आप नहीं लिखेंगे। कौन से आइटम को नहीं लिखेंगे, किसे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ओवरडोज हो जाएगा पहली क्लास में आपके, है ना। चलिए, तो आप बस इतना याद रखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ जाएगा, बेचे गए माल की लागत डेबिट में। चलिए, फिर उसके बाद में फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट में जाएगा। ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स क्या है, आपका आहरण है। तो ये पर्सनल अकाउंट हम एंट्री करते हैं ना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो ड्राइंग्स को हमने क्या किया, डेबिट, तो कहाँ जाना है, इसको डेबिट में ही जाना है। चलिए, ओपनिंग क्लोजिंग ये सब हो गया, क्रेडिटर्स भी हो गया। कुछ जो नए, क्योंकि आइटम्स आपके रिपीट हो रहे हैं, वो जरा रिज़र्व, रिज़र्व है किसी प्रकार की, रिज़र्व है, लाइबिलिटी का आइटम है, क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। फिर सेल्स कैपिटल, ओपनिंग, अच्छा हाँ, फिर है कैरेज इनवार्ड, तो आवक गाड़ी भाड़ा, कैरेज इनवार्ड या कैरेज ऑन परचेज भी बोलते हैं। तो कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ये सब एक्सपेंसेस हैं। तो इनवार्ड हो चाहे आउटवार्ड है तो एक्सपेंसेस ही है, तो कहाँ जाना है, जैसे डेबिट साइड। आ रहा सुन में, तो ये डेबिट में जाएंगे। बिल्स पेबल हो गया, रेंट रिसीप्ट सब हो गया। ये तो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है, बीमा, तो बीमा का प्रीमियम दिया, एक्सपेंसेस है, तो डेबिट में ही जाएगा। रूल्स आपको वही फॉलो करना है कि एसेट्स, फिर एक्सपेंसेस, लॉसेस, इन सबको डेबिट में ले जाना है आपको। लाइबिलिटीज़ हैं, इनकम्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, सबको क्रेडिट में बिठा के आएंगे आप। क्लियर है ये। चलिए, बस तो इस तरह से हैं ये आइटम है। भूमि और भवन, लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट्स है, डेबिट में जाएगा। चलिए, और कुछ, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के विक्रय पर हानि, लॉस है तो डेबिट में ही रखना है आपको, ठीक है। फिर बस इतना ही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, तो कहाँ जाएंगे, ये डेबिट में। आरएसओ में। तो बस इस तरह से आपको ये देखना है कि ट्रायल बैलेंस जो है किस तरह से बनता है। अभी आपने देखा कि फॉर्मेट है, बस फॉर्मेट बनाना है और टोटल आप करेंगे तो टोटल इक्वल, एक मैजिक क्रिएट होगा बस कि टोटल डेबिट और क्रेडिट का इक्वल हो जाएगा। नहीं हो रहा है, हालांकि जब ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं होता तो जो प्रैक्टिकल अकाउंटेंट रहते हैं, अब चूँकि वर्ष के अंतिम दिन बनाया जा रहा है, मान लीजिए 31 दिसंबर को बनाया जा रहा है, शाम के 5 बज गए, 7 बज गए, ट्रायल बैलेंस ही टोटल नहीं आ रहा है, तो अब अकाउंटेंट्स आपको अब न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करना है अपनी फैमिली के साथ में, तो वो क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर वो सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। कहाँ पर, लेकिन आपको नहीं लिखना है, आप एज ए स्टूडेंट आपको टोटल मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी वो सब कुछ सही है ऐसा माना जाता है। हाँ, पेपर में जो आया वो सब सही है, इसलिए टोटल इक्वल आपका होगा। लेकिन प्रैक्टिकली यदि मान लीजिए नहीं टोटल हो रहा है तो फिर वो डेबिट में कम पड़ रहा है या क्रेडिट में, वहाँ वो सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। इस सस्पेंस अकाउंट का यदि डेबिट साइड कम पड़ रहा हो तो ये बैलेंस शीट के एसेट्स तक जाता है, क्रेडिट में हो तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में फिट होगा। क्लियर है ये। फिर उस समय तो जो है शाम को 8 बजे तक, रात को 8 बजे तक मान लीजिए आपको फाइनल अकाउंट्स बैलेंस शीट बना के चले गए, अकाउंटेंट्स आप बढ़िया सेलिब्रेट करें 31 दिसंबर को, और नेक्स्ट डे जनवरी 1 को जब आएंगे 11, साढ़े 10, 11 बजे, तब एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि साहब कहीं ये सस्पेंस अकाउंट ये कहाँ पे था या कौन सा अमाउंट जो है फिगर जो है वो मिस हो गया, बैलेंस नहीं मिल पा रहा है। तो ठीक है, फिर तो उनका नया दिन, नई शुरुआत है, दिन भर बैठ के उनके जो असिस्टेंट हैं वो सब पेटी कैशियर वगैरह सब बैठ के पूरा काम करेंगे, मिल जाएगा अगले दिन की शाम तक तो मिल ही जाएगा। क्लियर है ये। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, और एज ए स्टूडेंट आपको सस्पेंस नहीं लिखना है। ये नहीं कि एग्ज़ाम में आपका ट्रायल बैलेंस नहीं आ रहा है और आपने लिख दिया सस्पेंस, ठीक है, बिल्कुल नहीं ऐसा। आ समझ में। चलिए, तो इस मतलब इस तरह खतरों से नहीं खेलना, तो आपको टोटल इक्वल करके ही आना। आ समझ में। चलिए, तो ये है अभी ट्रायल बैलेंस का ये बेसिक आपको समझा है कि कैसे किस मेथड से बनना है। ये बैलेंस मेथड से बनता है, ठीक है, मोस्टली। अदरवाइज़ आपकी टोटल मेथड भी है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी आपको
कि इतना अमाउंट का बैलेंस था, अब आप ट्रायल बैलेंस बनाइए। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि ये ट्रायल बैलेंस जो अकाउंटेंट साहब उतने एक्सपर्ट नहीं थे, उन्होंने गलत बना लिए, टोटल तो इक्वल हो गया है लेकिन आइटम जो है वो अपनी जगह पे सही नहीं है। कि डेबिट करना चाहे तो क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट वाले को डेबिट कर दिया गया है। तो अब आपको वहाँ पर जो आपको ठीक ठाक करके बनाने को कहा जाए। अच्छा, मान लीजिए यदि अकाउंटेंट साहब से ऐसी गलती हो रही है तो क्यों गलती हो रही है? या तो उन्होंने हड़बड़ी में काम किया, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं उन्होंने 11th क्लास में थोड़ा ध्यान नहीं दिया है। इसलिए 11th क्लास को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना ज़रूरी है। समझ में? तो कल हम नेक्स्ट क्लास में आपके ट्रायल बैलेंस के कैसे समझ करना आपकी बुक से सॉल्व करेंगे और आप देख पाएंगे कि एक ही दिन में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बस ट्रायल बैलेंस होगा। समझ में? चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।